22 के भी कुछ हुए थे, ठीक है, पेपर्स। टॉपिकल मैंने माइक्रो पूरा करवाया और मैक्रो का 2-1 यूनिट करवाए थे। सो यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल, इन्हीं को देख लें तो आपका बहुत अच्छा। लेट्स सी जी, अब आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट नाउ। बच्चे आ ही रहे हैं अपने हिसाब से। 1 आवर 15 मिनट्स आपके पास होते हैं, सो नो रश। ईच क्वेश्चन अफोर्ड्स यू 2.5 मिनट्स। थोड़ा सा आज मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। वो जो मैं बच्चों से पूछता हूँ, प्रीटी श्योर कुछ बच्चे मार्क्स स्कीम निकाल के बैठे होते हैं, इमीडिएटली आंसर कर देते हैं, बाकियों को सोचने का, और या बाज़ बच्चे बहुत शार्प हैं, वो फ़ौरन सही आंसर दे देते हैं, तो बाकियों को सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो आज जो है मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आई रीड इट विद यू, और उसके बाद 30 सेकेंड्स मैं पॉज लूँगा। आप लोग तसल्ली से अपने हिसाब से वर्कआउट कीजिए और अपनी करेक्ट ऑप्शन पिक कीजिए। फिर कोई गलती हुई तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन देखें। यूटिलिटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption of the rational consumer. What is necessary to act as a rational consumer? Access to complete information, सोचें नो या यस, एक एक कॉलम सॉल्व करें। एडिक्टिव बिहेवियर उसका होता है कि नहीं, रैशनल कंज्यूमर है। चॉइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंज्यूमर्स। बेटे मैंने क्या कहा था टुडे नोबडी इज गोइंग टू आंसर, ठीक है, वी गोना गिव इट 30 सेकंड्स टाइम। बेटे हर किसी की प्रोसेसिंग डिफरेंट है, प्लीज लिसन टू मी। सम ऑफ यू either are very quick or have mark scheme, because I swear मैंने अभी तक आंसर की ऑप्शंस नहीं देखी थी और आप लोगों ने आंसर बता दिया। सो वेट, लेट एवरीबडी थिंक। आई एम गिविंग 30 सेकंड्स, हर बंदा खामोशी से अपना वर्कआउट करे, अपनी करेक्ट ऑप्शन ले। आसान क्वेश्चन था तो मैंने कम टाइम दिया, सो आई होप यू ऑल वर्कड इट आउट। लेकिन जिन्होंने पहले बताया था उनके अलावा कोई मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए, रैशनल कंज्यूमर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जी बेटे, कौन सा? आवाज नहीं आई आपकी। डी फॉर डेविड, बिल्कुल सही बोला। एक्सेस टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, परफेक्ट कंज्यूमर है वो। एडिक्टिव बिहेवियर बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद चॉइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, इम्पल्स बाइंग, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का असर उस पर नहीं आएगा, वो अपना खुद रैशनल कैलकुलेशंस करेगा। सो ऑप्शन डी एज इन डेविड, वेल डन। सेकेंड क्वेश्चन, अगेन वी गोना गिव इट टाइम, प्लीज डू नॉट स्पीक द राइट ऑप्शन, बच्चों को सोचने दें। प्राइस ऑफ गुड एस इज $6 and price of good D is $8. A consumer's marginal utility for each good is shown, दोनों कॉलम्स में MU दे दिया, S का भी और T का भी। If this consume, Sunil, I'm in live class. No problem. Okay जी। Sorry, just a moment. जी बच्चों, आज थोड़ा मैंने चेंज किया, आप लोग आंसर नहीं देंगे, 30 सेकेंड हम देंगे सब बच्चों को इस पे गौर करने का। तो मैंने अभी तक पढ़ लिया था जी कि इफ दिस कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वुड दे कंज्यूम? बेटे MU ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू MU ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y। तो हर कॉम्बिनेशन को पकड़ो, ठीक है, और मुझे बताएं। टेक योर टाइम, जल्दी ना कीजिएगा, 20-30 सेकेंड लीजिएगा, और देन आई विल आस्क कि आपको क्या आंसर लग रहा है।
जी बच्चों, हैव यू वर्कड इट आउट? क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? बी बी एज इन बॉल, बिल्कुल ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? जिन बच्चों को नहीं आया जरा सुन लें, हर कॉम्बिनेशन को ट्राई करें। मैं करेक्ट वाले पे जा रहा हूँ, बी पे। टू गुड एस ले रहा है। अब टू गुड एस पे उसको एम यू कितनी मिल रही है? 24। और प्राइस कितनी है? 6। 24 को 6 पे डिवाइड किया, 4 पर डॉलर एम यू। जबकि गुड टी को वो 1 ले रहा है, 32। उसकी प्राइस 8 पे डिवाइड किया, 4 आंसर पर डॉलर। दोनों का एम यू पर डॉलर बराबर हो रहा है, टोटलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। किसी को यहाँ कंफ्यूजन? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नो वन जी, नो कंफ्यूजन्स? Cool. Let's move on. Number 3. Again, we're going to give it time. Processing सबकी अपनी अपनी होती है. The diagram shows the effect of a price change on an individual consumer's equilibrium moving from E1 to E2. बहुत आसान है. E1 से E2 पे गया है. What can be deduced from the diagram about price change? बजट लाइन का शिफ्ट देखें. Substitution effect पहले ही इंडिफरेंस कर्व के साथ वो शैडो लाइन लग रही होती है, वहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है. और इनकम इफेक्ट नेक्स्ट बजट लाइन पे जाके ये तसल्ली से आप लोग देखें एंड विल सॉल्व इट. जी बच्चों, सॉल्व कर लिया? कोई नए बच्चे बताएं, मोहम्मद अली, गायन वगैरह की जगह कोई और बच्चे बताएं. क्या है जी? बी, बी फॉर बॉल कह रहे हैं. करेक्ट ऑप्शन. किसी बच्चे को इसमें समझ ना आ रही हो तो मैं ड्रॉ करके दिखा दूं आपको. एक्स की प्राइस गिर रही है, इसलिए बजट लाइन एफ जी से एफ एच पे पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट हुई है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शैडो बजट लाइन के साथ E1 से लेके, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये क्वांटिटी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं. ठीक है, सेकेंड लाइन पे. और E2 सेंटर में आया है, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब मुझे कोई बच्चा बताए ये कौन सी गुड है? इंफीरियर गुड है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन इनकम इफेक्ट छोटा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है. सबको ये बात 100% समझ आ गई? वरना ड्रॉ करके दिखा. चलें, कूल. लेट्स मूव ऑन. नंबर 4. मुझे कोई बच्चा बताइएगा किसी ने चैट स्टार्ट की तो मैं उस बच्चे को रिमूव करूं, मुझे फौरन बता दीजिएगा. नंबर 4. व्हाट इज लाइकली टू हेल्प क्रिएट डायनामिक एफिशिएंसी? हमने बहुत दफ़ा ये कॉन्सेप्ट किया है. टेक योर टाइम, अबाउट 15 seconds दिस टाइम, एंड चूज इट. बेटे मैंने पूछा था, आदम ऐसे ना करें, दूसरों को प्रोसेस करने दें. डोंट एम्बार्क ऑन अदर्स राइट्स. जी बेटे, मैंने यस नहीं किया डी को, आप लोग सोचें. इस क्लास में कोई है जिसको डी के अलावा लग रहा हो तो मुझसे बात करें. It is the correct option. Please do not announce the option till I ask you. Taxes on retained profits are reduced to encourage investment in new technology. Dynamic efficiency यही है. Firms retained profit को reinvest करते हैं, processes को, products को innovate करते हैं, long run average cost नीचे shift होती है. ये है dynamic efficiency. A, B, C तीनों गलत थे. ठीक है, या तो वो efficiency को कम कर रहे थे या irrelevant थे. दरवाज़ा बंद देना. उसके बाद जी, किसी को प्रॉब्लम जी डायनामिक एफिशिएंसी के हिसाब से? वेल डन आदम, बट प्लीज डोंट स्पीक बिफोर टाइम. अभी वही जैसे कल भी मैंने कुछ करवाए थे, ये ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन. एट विच लेवल ऑफ आउटपुट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन अचीव्ड कंसिस्टेंट विद अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट? सो टेक योर टाइम. ए बी सी डी में से टेक 20 seconds और
देखिए कहाँ पे सेल्स मैक्सिमाइज हो रही हैं। जी बच्चों, हैदर अली हाशमी, कहाँ पे सेल्स मैक्सिमाइज हो रही है बेटे? हैदर आप क्लास में हैं? टेक योर टाइम, दिया था आपको 20 सेकंड। अब तक ये रट जाना चाहिए टॉपिक। कौन सा? नहीं पता लग रहा, बॉल है कि डेविड है? बी एज इन डॉग या बॉल? गलत आंसर है हैदर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी ऑप्शन ले रहे हो बेटे? आपने कुछ बोला है बी या डी में से, मुझे पता नहीं लगा कौन सी है, तो मुझे उसका फोनेटिक बताओ, डॉग या बॉल? बेटे क्वेश्चन पढ़ो ना, मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, डी फॉर डेविड, डी फॉर डॉग। देखो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ हैदर, आपने गलत किया है, अब आप कह रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आया। जी, एमसीएमआर पे हैदर क्या होता है? कौन सा एम अचीव हो रहा होता है? ए ऑप्शन जो है उस पे कौन सा एम अचीव हो रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बी एज इन बॉल पे क्या हो रहा है? यस, नाउ यू राइट। सी, वैसे है कोई नहीं, लेकिन सी पे फर्म क्या कमा रही है? सी पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी है और एबनॉर्मल प्रॉफिट थोड़ा सा कमा रहे हैं। डी एज इन डॉल, सब्जेक्ट टू अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, सेल्स मैक्सिमाइज हो रही हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पे? ये एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं है, वो एमसीएआर होता है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। ठीक है, अब प्लीज ये ऑब्जेक्टिव ठीक कर लें अपने। सबको समझ आ गया बच्चों? तो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, नंबर 6, व्हाट इज अचीव्ड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन? बहुत आसान क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, बट इट्स सच एन इजी क्वेश्चन। कॉलम बाय कॉलम सॉल्व करें, उसके बाद आपकी ऑप्शंस आधी रह जाएंगी, फिर उसके बाद देखिएगा। बोलिएगा नहीं प्लीज। हाजिक खालिद कौन सी ऑप्शन ले रहे हैं? सी इज बिल्कुल करेक्ट। ओ नो 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 नो, बेटे सिवाय परफेक्ट कंपटीशन के कोई स्ट्रक्चर एफिशिएंसी अचीव नहीं करता हाजिक। इस पे बहुत काम करवाया आपको मेरे बेटे। सो व्हाई अगेन सच अ बेसिक क्वेश्चन एंड सच अ सिली एरर? ए ऑप्शन ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, ना ही एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव करेंगे। सिवाय परफेक्ट कंपटीशन का, अगर इंडस्ट्री है तो एसीएआर पे बना रहे होते हैं, अगर फर्म है तो एमसीएआर जहां कट करता है वहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट जब कमा रहे होते हैं एलोकेटिवली एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि एमसीएआर के बराबर होता है हर पॉइंट पे। समझ आ रहे हैं? अब नॉर्मल प्रॉफिट में भी कमाएंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पे। हाजिक समझ आया बेटे? बिट डिसहार्टेंड। बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान क्वेश्चन था और आप जैसे अच्छे बच्चे ने गलत कर दिया। जी, नंबर 7, अगेन 20 सेकेंड्स, उसके बाद मैं बच्चे का नाम लूंगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज developed and distributed an effective vaccine to combat a dangerous virus. What can be associated with this vaccine program? Demerit goods and negative production externality, imperfect competition and positive consumption externality, perfect competition and negative consumption externality, public good and negative production externality. Again बहुत आसान क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, 15 to 20 seconds, फिर मैं एक बच्चे से पूछूंगा।
ऑल राइट, अदीब जरा बताइएगा इसका आंसर, अदीब अदनान। हाँ, बॉल, थैंक यू। इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। देखो, जब भी हम वैक्सीन लगवाते हैं, खुद तो बचते ही हैं, जिन जिन से हमारी इंटरेक्शन होती है उनको भी likelihood of us passing virus becomes less. So there are third party benefits of its consumption. तो consumption externality है, और ये हमेशा imperfect markets में imperfect informations होती हैं, इसलिए हमने ऑप्शन बी एज इन बॉल चूज की है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ रही हो इसमें? शाबाश, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, पूछें कोई अगर मसला है तो। ऑलराइट, लेट्स गो टू नंबर 8। 20 सेकेंड टाइम दूंगा। हारून अहमद, आपने सॉल्व करना है। अ लैंड लॉर्ड ओन्स अ हाउस विच इज रेंटेड टू टेनेंट्स। द टेनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स। जस्ट अ मोमेंट, ये बच्चे लेट जो आते हैं ना, क्लास की डिस्टर्बेंस करते हैं थोड़े से। ओके जी, oops. जी, नंबर 8, लैंडलॉर्ड। इरास अभी भी क्लास में आई है, अभी कोई जवाब नहीं देगा जब तक मैं बच्चे का नाम नहीं पूछूंगा। मैं 20 सेकंड टाइम सोल्यूशन का भी दूंगा। Landlord owns a house which is rented to tenants. Tenants are required to pay the electricity and water bills. The landlord is required to decorate and repair damage to the house and its gardens. What is not an example of the principal agent problem? Option A, the tenants forgot to switch off a tap when filling a bath and water overflows, damaging the floor. B, the tenant have a party and their guests cause damage to interior of the house. C, the tenant leave the lights and the TV on when they go out for an evening meal. उसके बाद जी, डी, द टेनेंट्स पार्क देयर कार इन द गार्डन, डैमेजिंग द ग्रास एंड द सराउंडिंग हेज। आराम से देखिएगा, प्रिंसिपल होता है ओनर, तो देखें लैंडलॉर्ड और टेनेंट में से ओनर कौन है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें। टेनेंट्स ने बिल्स पे करने हैं बिजली और पानी के, लैंडलॉर्ड ने घर की रिपेयर करनी है। कहाँ इन दोनों का प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्लैश नहीं आ रहा? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। Harun, take your time. Yeah, waiting. Tenants leave the lights and TV on when they go out for a meal. Perfectly correct. क्योंकि लाइट का बिल किसने देना है? टेनेंट्स ने। प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद उनका कॉस्ट बढ़ी है। बाकियों में रिजेक्ट करते हैं। Tenants forgot to switch off a tap when filling a bath and water overflows, damaging the floor. अब किसने पे करना है? लैंडलॉर्ड ने, जो कि प्रिंसिपल है। इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आएगा। B, tenants have a party and their guests cause damage to interior of the house. इसको रिपेयर किसने करना है? लैंडलॉर्ड ने। अगेन प्रिंसिपल नाराज होगा एजेंट के इस बिहेवियर पे। D as in David, the tenants park their car in the garden, डैमेज कर दिया गार्डन को, उसने किसने ठीक करना है? प्रिंसिपल ने। सबको समझ आ गया मेरा बेटा? Okay, I hope you have. Let's move on to number 9. This question I'm giving to Dua Sarfraz. Number 9, Likas Dua Sarfraz. The result of a cost benefit analysis. Dua 20 second wait कीजिएगा before answering. Result of a cost benefit analysis of a proposed government road building project is that there will be a positive net social benefit of $50 million. Why might the government not proceed with the project? A, project would not be profitable for a private firm. B, the project would cause negative externalities. C, there is limited capital available for government project. D, there would be more who lost than gained. Take your time. Dua Sarfraz, are you in the meeting? Take your time. It's not, actually it's not. मैं आपको समझाऊं, इसका C है, बिल्कुल सही आपने चूज किया था, गलत। इट इज सी, बिल्कुल सी है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा तसल्ली से सुन लें कि कैसे आसानी से एलिमिनेट होती है।
जो उसने ऊपर वर्ड दिया है ना, माइक बंद करते हैं, नेट सोशल बेनिफिट 50 मिलियन, इसका क्या मतलब है? सोशल बेनिफिट्स में से सोशल कॉस्ट निकाली, 50 मिलियन पॉजिटिव अमाउंट आ गया। समझ आ गई? तो जैसे ही हम ए देखेंगे, प्राइवेट फर्म का तो चक्कर ही नहीं है, गवर्नमेंट ने चूज करना था, गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं देखती, सोशल बेनिफिट्स सोशल कॉस्ट से ज्यादा हो, यस कर देती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वाली क्यों गलत है? क्योंकि वो ऑलरेडी 50 मिलियन सोशल बेनिफिट्स प्रूव हो चुके हैं कि एक्सटर्नलिटीज से कोई इशू नहीं है, सोशल बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल। सी बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। डी क्यों गलत है? देयर विल बी मोर हु लॉस्ट देन गेन, नहीं, नेट सोशल बेनिफिट 50 मिलियन पॉजिटिव है, गेन ज्यादा कर रहे हैं, लॉस कम कर रहे हैं। एवरीवन क्लियर, इंक्लूडिंग दुआ? बेटे सोशल बेनिफिट्स क्या है? नेट सोशल बेनिफिट्स में से सोशल कॉस्ट निकल गई, एक्सटर्नल कॉस्ट पहले ही ट्रीट हो चुकी। गॉट इट नाउ? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सोशल बेनिफिट्स प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल शामिल किए, सोशल कॉस्ट प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल जमा की, फिर सोसाइटी के लिए 50 मिलियन का बेनिफिट है, तो एक्सटर्नल कॉस्ट का तो कोई इश्यू नहीं है, अगर है भी सही तो वो सोशल बेनिफिट में कवर हो रही है। या एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम हियर? देखो बेटे, शी इज प्रॉब्ली द ब्राइटेस्ट किड आई हैव टॉट, वन ऑफ द मोस्ट ब्राइट किड्स। अगर उसको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप में से बाकियों को प्रॉब्लम होना चाहिए। कुछ बच्चे मुझसे नहीं बता रहे, नहीं पूछ रहे, अपना नुकसान कर रहे हो। फाइन। नंबर 10, if the marginal cost of a good is lower than its price, MC प्राइस से कम है, allocative efficiency has not been achieved, of course वो MC प्राइस के बराबर हो, AR के बराबर हो तभी होती है। What is likely to remedy this situation? अब इस क्वेश्चन को मैं पहले टाइम जरूर दूंगा, लेकिन लेट मी जस्ट सी विच किड आई वांट टू गिव इट टू। माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, और प्लीज़ ज़रा हौसले से, कॉन्फिडेंस से बताइएगा, डरिएगा नहीं, गलत हो जाएगा मैक्सिमम। एहसन रिजवी सिटी स्कूल, तसल्ली से मेरा बेटा देखो, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस से कम है, एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं है, क्या करना पड़ेगा टू गेट इट? परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम माइंड में लाओ, सब ठीक हो जाएगा। एमसी प्राइस से नीचे एहसन, आर यू इन द क्लास? एहसन क्लास में नहीं है जी। उम्मे कुलसूम, सही जा रहे हो अभी तक? बिल्कुल सही है। कौन सी ऑप्शन बन रही है? कौन सी? सी। देखो बेटे, ये आप लोग ना ऐसे क्वेश्चन में ना डबल माइंडेड हुए बगैर जस्ट ड्रॉ, लाइफ विल बिकम सो मच इजी। मैं भी आपको यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्योंकि उसने परफेक्ट कंपटीशन का वर्ड नहीं बोला था, बाद में मुझे भी ख्याल आया कि उसने वन चेंज प्राइस की ऑप्शन नहीं दी, तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, बच्चों डिमांड लगाएं विच इज़ द AR कर्व, फिर जी MC लगाएं, आपको बाकी एवरेज कॉस्ट वगैरह लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। MC प्राइस से कम है, प्राइस बनती है जहां MC कर्व डिमांड कर्व को कट करता है, तो ये आउटपुट है एलोकेटिव एफिशिएंसी वाली, लेकिन हम उससे थोड़ा पहले यहाँ बना रहे हैं। अगर हम यहाँ बना रहे होते, मैं MR भी लगा देता हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। MCMR की प्राइस बनती ये डिमांड कर्व तक जाके। अब आप जब MCAR की आउटपुट लेंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो? Excellent, let's move on, and I hope you all will ask when there is a problem, because this is why these classes are being held. Otherwise आप लोग खुद भी रिवीजन कर सकते हो, खुद भी सारा कुछ कर सकते हो। चमन ज़ारा बेटे,
आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तसल्ली से समझ के 20 सेकंड टाइम भी दूंगा आराम से। द डायग्राम, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले। Diagram shows an industry's demand and supply of labor. Initially, the labor market is in equilibrium. The wage government introduces a minimum wage, OWO. सही जगह लगाई हुई है, इक्विलिब्रियम से पहले ऊपर। What will be the effect on level of employment in the industry? चमन बहुत दफा की है, तसल्ली से मेरा बेटा देखो, टेक योर टाइम। एक सेकंड जी, एक सेकंड। मदन टाइम पे मेरा बेटा। चमन आप क्लास में हैं? जी, वेटिंग, टेक योर टाइम। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम कितना हुआ है, बस आपने ये देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पूछ रहा। कमान कमान कमान, ये तो किसी सूरत में भी नहीं हो सकता बेटे। इन एनी केस ये नहीं हो सकता, आपने तो सबसे रॉन्ग ऑप्शन ले लिया। ओके, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पूछ रहा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। पहले कितने वर्कर्स काम पे थे, अब कितने रह जाएंगे। डिमांड कर्व तक जाके देखो, डिमांड कर्व तक जाके देखो, कितने वर्कर हायर हो रहे हैं अब इस मिनिमम वेज पे। नहीं, बाकी नहीं बोले प्लीज। चमन बताइएगा। एक्स, हाँ, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई। हाँ, तो ऑप्शन कौन सी हुई। सी। बहुत आसान। ओहो, क्या कर रहे हो, इंक्रीज इक्वल टू एक्स टू वाई कर दिया मेरा बेटा, क्या कर रहे हो। तेरा कॉन्फिडेंस हो, कोई मसला नहीं है, दोबारा देखो। अब समझ आ गई है। ये चेमन हमने नोट्स में और बोर्ड पे मैंने बहुत दफा करवाया, आई एम श्योर यू रिमेम्बर। तो इस तरह की गलती नहीं करनी। मैं आपको दोबारा एक बार बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, प्लीज पे लॉट ऑफ अटेंशन। पहले था ये इक्विलिब्रियम, ये वेज लगी हुई थी और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हायर हो रहे थे। अब गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगाई, डिमांड के अब तक हम गए, फर्म सिर्फ इतने वर्कर हायर कर रहे हैं। वो पूछ रहा था लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट वाई से एक्स गिर गई, ए डिक्रीज इक्वल टू एक्स वाई। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच पूछता तो चमन फिर हम जाते जी तक और एक्स टू जी होती, उसमें भी वाई जी ना होती, एक्स टू जी। एक्स को जॉब मिल रही है, बाकी अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड है। बेटे सबको समझ आया है। जी मेरा बेटा। बेटे अनएम्प्लॉयमेंट में वो शामिल है, उसने पूछा है लेवल ऑफ, उसने कहा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना गिरा है। पहले लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ओ वाई, अब बच गया ओ एक्स, तो वाई टू एक्स गिर गया। अनएम्प्लॉयमेंट पूछता तो हम वाई टू जी करते, एक्स टू जी करते, सॉरी। मेरा नहीं समझ आया, देख लो आगे। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स। जी रास। जॉब लॉसेस, सिंपली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होना जॉब लॉसेस होते हैं। लेवल इज अ नंबर, कि पहले 500 वर्कर जॉब पे थे, अब 300 है, तो 200 एक्स वाई। समझ आ गया एवरीवन? क्लियर जी? मेरा टाइम रन आउट कर रहा है, लेकिन मैं स्टिल आई वांट एवरीवन टू बी फुली क्लियर। ओके जी, नंबर 12। डायग्राम शोज सप्लाई कर्व ऑफ लेबर फॉर टू सेपरेट मार्केट्स। एक एक्स जो है वो इनइलास्टिक है, वाई इलास्टिक है। व्हाट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस इन द ग्रेडियंट्स ऑफ द लेबर सप्लाई कर्व। तसल्ली से देखिएगा क्या सही ऑप्शन है। किनका सप्लाई कर्व इनइलास्टिक होता है, मैंने आपको कई दफ़ा ये समझाया है ट्रांसफर अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक रेंट में। तो इसको सॉल्व करेंगे रायान फ्रॉम क्रेसेंट।
रायन आप क्लास में हैं? वेटिंग। डी एज इन डॉग। ठीक है जी, बिल्कुल सही है बेटे। सिंपली इसमें बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब देखना तो था सारों को। एमआरपी होता है डिमांड कर्व, गलत होगी ऑप्शन ए। बी, मार्केट एक्स हैज हायर परसेंटेज ऑफ इट्स लेबर बिलोंगिंग टू अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का ग्राफ आप अच्छी तरह कर चुके हो, उसमें एमसीएल एसीएल का कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ट्रेड यूनियन के होने से सप्लाई इन इलास्टिक नहीं होती, ट्रेड यूनियन सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करवाती हैं जब वो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस करती हैं, उससे इलास्टिसिटी चेंज नहीं होती। सी, मार्केट एक्स हैज हायर लेबर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। बिल्कुल नहीं है ऐसा, उससे कॉस्ट कर्व से शिफ्ट हो जाता है लेबर कर्व, डिमांड सप्लाई कर्व, नॉट ऑन द कर्व मूवमेंट। डी, रोनाल्डोज, अमिताभ बच्चन, उनका परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये कोई डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, हाईली स्किल्ड लोग हैं जिनकी सप्लाई बहुत इनइलास्टिक है, जबकि वाई वाले क्लीनर्स टाइप के हैं या क्लर्क्स, थोड़ी स्किल्स वाले लोग हैं। परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल ही नो स्किल्स। समझ आ गया बच्चों सबको या कोई कंफ्यूजन? एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ रिपीट, ये पहले भी आ चुका है और इसको जरा थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है। मैं चले छोटा ही कर देता हूँ जी। मैं किसी बच्चे को पहले असाइन कर दूं फिर पढ़ के। ना 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 ना, ऑप्शन नहीं बताना मेरे बेटा। आपने कुछ? अच्छा मूसा, आपसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। मुश्किल वाला क्वेश्चन आपने चूज कर लिया। टेबल शोज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टू ऑक्यूपेशंस। एनुअल वेज दी हुई है, एक्स में ज़्यादा है। नंबर ऑफ वीक्स ऑफ एनुअल लीव, वाई में ज़्यादा है। एवरेज लेंथ ऑफ वर्किंग वीक, एक्स में ज़्यादा है। जॉब सिक्योरिटी, वाई में ज़्यादा है। लेंथ ऑफ ट्रेनिंग, एक्स में कम, वाई में ज़्यादा। अब आपने बेटे तसल्ली से जो कंफर्म बात हो वो चूज करनी है और देखना जिसमें ज़्यादा फैक्टर्स उसके हक में जा रहे हैं उस बात के। व्हाट कैन बी डेफिनेटली डिड्यूस्ड। एक चीज़ आपको बता दूं, पसिनरी मीन्स wage advantages and non-pecuniary means non-monetary fringe benefits। अब तसल्ली से मेरे बेटा देखो, डी एज इन डेविड बोला है आपने, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा इस पे जरा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डाइसेक्ट करते हैं, जरा मुश्किल क्वेश्चन है। ए क्यों गलत है? दोज एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशन वाई अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी इज जस्ट वन ऑफ द रीजंस, नॉट द मेन रीजन। ठीक है, हम नहीं जान सकते कि सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की वजह से जा रहे हैं या उन्हें छुट्टियां भी ज़्यादा चाहिए, उन्हें एवरेज लेंथ ऑफ वीक भी कम चाहिए, मतलब ज़रा लेजर टाइम चाहिए। ठीक है। बी, दोज एम्प्लॉयड इन एक्स अटैच लेस इंपॉर्टेंस टू लेजर एक्टिविटी। ये भी पॉसिबल है, बट इट्स जस्ट वन ऑफ द रीजंस कि वो ज़्यादा लंबे घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है। सी, there will be more competition for places on training colleges to enter occupation X than occupation Y। ये बात भी ठीक है, सिर्फ साल की ट्रेनिंग है, जल्दी जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगेन इट्स वन ऑफ द रीजंस। डी 100% ठीक है, इसमें तीन रीजन उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ऑक्यूपेशन Y हैज मोर नॉन मॉनेटरी नॉन पेक्यूनियरी एडवांटेजेस देन ऑक्यूपेशन X। कौन कौन से? मॉनेटरी में तो कम है, नंबर ऑफ एनुअल लीव्स भी डबल हैं, वर्किंग वीक भी 4 घंटे छोटा है, जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा है। समझ आ गया, इसलिए वो ऑक्यूपेशन चूज कर रहे हैं। सबको समझ आ गया? फाइन डिफरेंस, तीन फैक्टर की तरफ जा रहे थे, उसको ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए कंपेयर टू जस्ट जॉब सिक्योरिटी या ट्रेनिंग या लेजर एक्टिविटीज, वो वन वन फैक्टर है। इसने में 5 दिए, 3 एक हक में जा रहे हैं, हम उसके हक में जाएंगे। एवरीवन क्लियर? चलिए गुड, लेट्स मूव ऑन। Which change in direct and indirect tax are likely to increase the inequality in distribution of income in a developed economy? हमना मुराद, if you're there, पहले बता दो। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वो इतना जल्दी मैंने कहा था 20 सेकंड दीजिएगा। चलें जी, बोल दिया आपने। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होती है, इनइक्वालिटी कम होती है।
इनडायरेक्ट टैक्सेस रेट तो सेम होता है लेकिन गरीब पे बर्डन ज़्यादा पड़ता है। जैसे वो आटे की बोरी की मिसाल में देता होता हूँ कि भाई आपने 800 रुपये टैक्स दिया आटे की बोरी खरीदते हुए, अमीर ने भी 800 दिया, गरीब ने भी 800, गरीब की पूरी दिहाड़ी गई, अमीर को फ़र्क ही नहीं लगा। तो इनका रिग्रेसिव यानी कि इनकम इनक्वालिटी बढ़ा देते हैं, ये इनक्वालिटी पैदा करते हैं। तो बी एज इन पॉल, हम ना, वेल डन, क्विक थिंकिंग, बट ऑलवेज टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। जी, किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो, बेसिक क्वेश्चन ए एस वर्क। जी बेटे, अगर क्या होता। अच्छा अच्छा, आप कहते हैं वो डिक्रीज हो रहे होते, हाँ फिर तो ऐसे होता। वो उसमें फिर वो अनसर्टन बोलता, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, अनसर्टन का वर्ड बोलता। राइट। नंबर 15, यामीन सईद क्रेसेंट, a government wishes to reduce the use of cars in cities, which policy should be used? आसान क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। मैं एक बार ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ फिर 20 सेकंड दूंगा आपको। डिक्रीज इन पार्किंग चार्जेस, लोअर टैक्स ऑन पेट्रोल, रिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग, बहुत आसान है, सबसिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 20 सेकंड, 20 सेकंड सबको सोचने दो और खुद भी सोचो। अच्छा बोल दिया, डी एज इन डेविड, सब्सिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो सब्स्टिट्यूट है गाड़ियों का, उनको सस्ता कर दिया, लोग उस पे चले जाएंगे। पार्किंग चार्जेस कम करने का मतलब क्या है? अपनी गाड़ियां यूज करो भाई, शहरों में आके पार्क करो। लोअर टैक्स ऑन पेट्रोल, मौजें, घुमाओ गाड़ियां। रिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग, गाड़ियां चलाओ। सिर्फ डी एज इन डेविड वाज द करेक्ट वे ऑफ स्टॉपिंग यूज ऑफ कार्स इन द सिटी और रिड्यूसिंग एटलीस्ट। सबको समझ आ गया? कुछ बच्चा कोई पूछ रहा था? नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मी ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज करती तो फिर ऑप्शन, हाँ उसमें तो फिर फॉल होती। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है। या यू राइट, यू राइट। चलें जी, उम्मे आपको करेक्ट किया है महिरा ने। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 16। इसको मैं दे रहा हूँ महिरा आबिद को। इन अ कंट्री द टॉप 20% ऑफ अर्नर्स पे 45% इन इनकम टैक्स, 25% on sales tax, and receive 5% in cash benefits. What is the percentage of disposable income? बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं। लेफ्ट आफ्टर पेइंग व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस? थिंक महिरा। एंड गिव इट 20 seconds at least. I know it's a tricky question. Mahira, are you there? हाँ हाँ, टेक योर टाइम, मैं सिर्फ मालूम करना चाह रहा था। यू डिड, एटलीस्ट यू डिड दिस कि आपने इनकम टैक्स निकाला, 45% और 55% बना लिया, लेकिन कैश बेनिफिट्स इनकम टैक्स पे करने वालों को मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी सीआई की गलती कर लें कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 45% टैक्स दिया, बाकी बच गई 55% डिस्पोजेबल। गवर्नमेंट ने 5% उनको वापस कर दिया कैश में। अब 60% डिस्पोजेबल इनकम। एवरीवन क्लियर? अच्छा चमन, परेशान नहीं हो। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो 45% वो थी, 100 में से उनकी 100 इनकम है, उसमें से 45% गया तो 55% बच गई। गवर्नमेंट ने उठा के उनको 5% कैश बेनिफिट्स दे दिए। अब उनके पास फिर स्पेंड करने के लिए 5% और आ गए, 60% डिस्पोजेबल इनकम। गुड, लेट्स मूव ऑन। ऐसे ही पूछा करें जी, एनीवन एल्स? Okay, number 17. I hope we're able to finish this in this class.
बताएं मुझे, दूसरी क्लास करनी है, दूसरा पेपर करना है? नहीं, आप मुझे बता दें, बिकॉज हाँ, आखिरी 2 रात 3 रातें बेटे क्या करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। क्या पता कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो जितना टाइम दे दे उतना अच्छा है। नंबर 17, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज मोहम्मद अली फ्रॉम क्रेसेंट, माइक्स बंद, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू एन इंक्रीज इन कंट्रीज बजट डेफिसिट? मोहम्मद प्लीज 20 सेकंड चुप रहना, उसके बाद आंसर देना। बता दो। बी, जीडीपी, जीडीपी डिक्रीज हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जीडीपी डिक्रीज होने से वैसे ही गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना बढ़ाई ना कम की, कम करते तो बजट डेफिसिट कम हो जाता। ठीक है, इसलिए हमें नो चेंज वाली ऑप्शन बी एज इन बॉल 100% सही ऑप्शन है। वेल डन मोहम्मद, माशाल्लाह। एंड टॉकिंग अबाउट इट, दुआ सरफराज से आप लोग ज़्यादा कम नहीं है। मैंने एक वो स्टेटमेंट दे दी थी विच वाज, बाद में मुझे लगा मैंने गलत बात कर दी है। मोहम्मद जामी, यू आर रियली गुड किड। हाँ जी बेटे, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसमें तो जीडीपी भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही, तो वो दो फैक्टर उसको निगेट कर रहे हैं। नहीं देखो, जीडीपी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, बजट डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट गिरी, बेनिफिट्स कम देने पड़ेंगे, बजट डेफिसिट कम। स्पेंडिंग बढ़ाई, उससे बजट डेफिसिट बढ़ा, लेकिन दो फैक्टर उसको निगेट कर रहे थे। आर यू गेटिंग इट? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। तो वही तो कह रहे हैं, वो इंक्रीज होगा। ओके, ओके, यामीन गॉट इट। जी, एनीवेज, तो आई वाज गोना मेक अ स्टेटमेंट। यू ऑल आर ब्राइट किड्स, टॉप ऑफ द लाइन किड्स है कई बच्चे क्लासेस में, सो यू ऑल नो वेयर यू स्टैंड, सो disregard my remark. Number 18, which statement applies to a central bank and to a commercial bank? This I'm giving to, कोई बच्चा volunteer करो मुजफ्फर इमरान के अलावा, जिसने अभी तक आंसर। आप कौन है? मूसा, आपने तो किया आंसर। एनीवन एल्स? अदन, शाबाश। विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू अ सेंट्रल बैंक एंड टू अ कमर्शियल बैंक? बहुत आसान है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन माइंड में लाओ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या क्या करता है, कमर्शियल बैंक से हबीब बैंक वगैरह क्या करते हैं, और दोनों को सेट करो। मैक्सिमाइज प्रॉफिट सेंट्रल बैंक का काम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिल्कुल नहीं है, शाबाश। और कमर्शियल बैंक्स का है। एक बार जरा बात कर लेते हैं, बैंक नोट सोल अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। वो इशू कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स नोट बना नहीं सकते, दे क्रिएट मनी थ्रू लेंडिंग। ये गलत हो गई। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सेंट्रल बैंक देता है आखिरी लोन कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, तो बी रिजेक्ट हो गई। मैक्सिमाइज प्रॉफिट ठीक थी। रिसीव डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक करता है, इसलिए वो गलत हो गई। कमर्शियल बैंक्स हमसे डिपॉजिट्स लेते हैं। एवरीवन क्लियर? Great. Let's try and finish it. Number 19. What is most likely to be the biggest contribution to sustainable economic growth in a developed economy? बच्चों टाइम थोड़ा ही, आखिरी क्वेश्चन में जल्दी से खुद करवा रहा हूँ। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा है सस्टेनेबल ग्रोथ का, जो फ्यूचर में भी चले? इन यार, अब ये बच्चा इस टाइम पे, फातिमा सलीम, यू केम लाइक व्हेन द क्लास इज अबाउट टू एंड। अब अगली क्लास में जरूर आना, मैं 9 बजे दोबारा क्लास करूंगा। ऑल राइट जी, नेक्स्ट पेपर करेंगे। नंबर 19 जी, अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज
इससे ग्रोथ तो आएगी लेकिन सस्टेन नहीं होगी। अर्बन एरियाज जो हैं वो क्राउडेड हो जाएंगे, एक्सटर्नैलिटीज फैलेंगी, स्लम्स पैदा होंगे जैसे हमारे शहर हो गए। बी, इंक्रीज इन टेक्निकल ट्रेनिंग, स्टॉप लुकिंग फर्दर। टेक्निकल ट्रेनिंग से आपके मुल्क में करंटली भी ग्रोथ आती है एक्चुअल भी, लेकिन पोटेंशियल पूरा पीपीसी बाहर शिफ्ट होता है और विदाउट एनी एक्सटर्नैलिटीज रियली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगी। सी, इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इससे तो ग्रोथ आ सकती है अगर लेबर फोर्स का साइज बढ़े फ्यूचर में, लेकिन करंटली रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। सो वी कैन नॉट बी श्योर कि बाद में ज़्यादा पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो गया तो सस्टेन होगी ग्रोथ कि नहीं। सी भी रिजेक्टेड। डी, राइजिंग कंज्यूमर क्रेडिट लेवल्स। ये तो है ही एक नेगेटिव, उधार उठा लिया कंज्यूमर्स ने तो वो कैसे, कंट्री सेविंग्स भी बहुत कम होंगी फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बैंक्स लैंड नहीं कर सकेंगे। एवरीवन क्लियर? बेटे कंज्यूमर्स ने बहुत उधार लिए हुए हैं, जब उधार लेते हैं तो वो सेव नहीं कर पाते, सेविंग नहीं होती तो बैंक्स लैंड नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती। नंबर 20, विच पॉलिसी। जी जी जी। इसका आंसर है बेटे बी एज इन बॉल, इंक्रीज इन टेक्निकल ट्रेनिंग। या नंबर 20, which policy is likely to increase unemployment? An increase in retraining facilities, इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी एज इन बॉल। बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। इम्पोजिशन ऑफ सिलेक्टिव इंपोर्ट कंट्रोल्स, अगर आपने इंपोर्ट्स पे कंट्रोल लगाए हैं लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है, अपने बजट को डेफिसिट कर रहे हैं, टैक्स कम ले रहे हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ओनली बी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट्स टू लेफ्ट, रियल जीडीपी फॉल्स, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। सबको क्लियर? जी नंबर 21, व्हाट डज एक्सेलरेटर प्रिंसिपल स्टेट। हैप्पी क्वेश्चन आया है। एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर बच्चे हमेशा गलत करते हैं, अक्सर बच्चे। एक्सेलरेटर का बेसिक डेफिनेशन सुन लो और उससे आप खुद ही मैच कर लेना, आंसर कितना आसान होता है। कोई आप में से बच्चा जल्दी से एक्सेलरेटर की डेफिनेशन देता है मुझे? डेफिनेशन पूछी थी, चले। बिल्कुल जी, एक्सेलरेटर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे नेशनल इनकम तेजी से बढ़ती है, ठीक है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई करती है, कई गुना एक्सेलरेट करके होती है। और जब नेशनल इनकम स्लो बढ़ती है इन्वेस्टमेंट गिरती है। सो सी, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम। सिंपल, बाकियों को छोड़ते हैं, किसी को समझ ना आया तो बता दें। बाय डेफिनेशन है ये, मेजॉरिटी होते ही बाय डेफिनेशन है ए टू में। No issues, G. Number 22, which government aim is least likely to be achieved using macroeconomic policies? Using macroeconomic monetary policy measures. अच्छा जी, लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी करो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हो। मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनेटरी में हमारे पास कोई ऐसा टूल एज सच नहीं है, फिजिकल में है, टैक्सेस, बेनिफिट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह गरीबों को दे दें। बी एज इन बॉल ही करेक्ट है। स्टेबल एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सचेंज रेट उनका हिस्सा है, फिक्स भी कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गई। स्टेडी प्राइस लेवल, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिस्कल पॉलिसी या सप्लाई साइड पॉलिसी ज्यादा यूजफुल हैं। सबको क्लियर? ओके जी, नंबर 23, a government adopts an expansionary fiscal policy to increase the economic growth rate. Which other main macroeconomic in this policy aim is this policy most likely to help? इकोनॉमिक ग्रोथ लेना चाह रहे थे, ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, तो आई वुड से ऑप्शन ए ही ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। नहीं, स्टेबल प्राइस लेवल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ आया तो स्टेबल प्राइस लेवल नहीं होगा, मैंने जल्दी की है। लेट्स लुक एट इट। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, टैक्सेस कम किए, स्पेंडिंग बढ़ाई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ गई। दूसरा एम कौन सा साथ हासिल होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन डी। स्टेबल प्राइस लेवल भी नहीं होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा, इनकम्स बढ़ेंगी, लोग इंपोर्ट्स ज्यादा करेंगे, इनकम इंपोर्ट्स की डिमांड इनकम इलास्टिक होती है। सब बच्चों को समझ आ गया? I'm somehow trying to rush through these questions. Number 20.
डी एज इन डेविड, जी बेटे। समझ आ गए बेटे? यस कर दो। नहीं समझ आया तो बता दो। डी एज इन बॉल, यस। जी। Number 24, country X decides to devalue its currency to eliminate a balance of payment deficit. अपनी करेंसी को जानबूझ के नीचे किया, या अपनी करेंसी को बेच के रिजर्व खरीदे होंगे, या इंटरेस्ट रेट कम किया होगा ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो ठीक हो जाए। Why might devaluation have a positive effect on its economy? एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, करंट अकाउंट सरप्लस, यही हो सकता है। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। Competitive pricing of exports may create employment potential in country X. यही बेस्ट है। बाकियों को भी देख लेते हैं। फॉरेन इंपोर्टर्स में डेप्रिशिएट देयर ओन करेंसी एंड रिड्यूस एनी एडवांटेज गेन्ड बाय कंट्री एक्स। ये तो कोई बेनिफिट नहीं है। अब बाहर वालों ने भी अपने प्राइसेस कम कर दी हैं, तो करेंसी डेप्रिशिएट कर दी, तो हमें डिवैल्यूएशन का एडवांटेज नहीं आएगा। Inelastic demand for imported raw materials may lead to cost push inflation in the country. Why? ये कोई बेनिफिट नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो बुरी बात है। वो कहता है पॉजिटिव इफेक्ट बताओ। डी, लॉस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज बाय कंट्री एक्स में रिड्यूस गवर्नमेंट बैकिंग फॉर ट्रेड प्रमोशन। अब इंपोर्ट ड्यूटीज आपको नहीं, इंपोर्ट ड्यूटीज कैसे लॉस हो रही है? हमने सिर्फ डी वैल्यू की है करेंसी को, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज स्टिल आती रहेंगी, और रिड्यूस गवर्नमेंट बैकिंग फॉर ट्रेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन था, competitive pricing of exports may create employment potential in country X. Any questions, जी? जी बोलिए। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, हमने करेंसी को डी वैल्यू की है, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो परसेंटेज होती है, ठीक है। आप डॉलर्स वगैरह मंगवाते हो, समझ आ रही है बात? वो आपको ज्यादा मिलेगी बल्कि गवर्नमेंट को। यही कह रहे थे आप मेरे ख्याल में? हाँ ठीक है, मैं बैकिंग ऑफ ट्रेड प्रमोशन पे ज्यादा गौर कर रहा था। आपकी बात बिल्कुल सही है। एनी क्वेश्चन जी? Okay, number 25. Which cause of economic growth will involve the least cost for present and future generations of a country's population? वैसे मैं आपको इसका चीट बता दूं, हमेशा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जैसे डी दिया हुआ ना, डी एज इन डेविड, ये सही ऑप्शन होती है। बट स्टिल लेट्स लुक एट ऑल ऑफ देम। ए क्यों गलत है? इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कंट्रीज मिनरल रिसोर्सेज। हम अपना ऑयल गैस उड़ाए जा रहे हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए, हम मेजर कॉस्ट छोड़ के जा रहे हैं, उनका तो कंपैरेटिव एडवांटेज ही खत्म हो जाएगा। बी, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। पाकिस्तान का हाल देख लो, हमने इन्वेस्टमेंट कुछ फाइनेंस की बाहर से लोन लेके, आज हमारी इकोनॉमी इज डाउन द ड्रेन। तो फ्यूचर जनरेशंस of country's population will have a lot of cost to pay. आप लोग, इट्स अ सैड थिंग टू सी, लेकिन हम 3 जनरेशंस गुलाम बन चुके हैं। आपकी 3 जनरेशन जो कमाएंगी, इंक्लूडिंग यू, टू नो मोर जनरेशन, तब जाके लोन पे होगा। ऑलरेडी ये कमाई हम लोन में आ चुके हैं। सी, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय हाई रेट्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स। दिस कैन बी करेक्ट, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, इसमें कॉस्ट फॉर प्रेजेंट जनरेशन बढ़ रही है, वो कंजम्पशन नहीं कर रहे, सेव किए जा रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ड्रॉप हो रहा है। डी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस विल डेफिनेटली बी लीस्ट कॉस्ट फॉर प्रेजेंट। उनकी भी चॉइसेस वगैरह बढ़ रही हैं, कॉस्ट कम हो रही है, प्राइसेस कम हो रही है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ज़्यादा चॉइस, पीपीसी का बाहर शिफ्ट होना। एवरीवन क्लियर? 26 G. Which additional components may be included when measuring economic development that are not included in the measure of economic growth? इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हम सिर्फ जीडीपी करते हैं, तो उसको हम अलग नहीं कर रहे, उसको हम नो में जाते हैं। लेवल ऑफ पॉवर्टी, यस, व्हेन वी कम टू एमपीआई वी यूज इट, ठीक है। रियल इनकम पर कैपिटा जो जीडीपी का ही हिस्सा है। सो चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यस ये भी शामिल होगा, ठीक है। एंड लेवल ऑफ पॉवर्टी भी शामिल होगा, ऑप्शन सी। लेट मी जस्ट हैव अ क्विक लुक अगेन, मुझे थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है। व्हिच एडिशनल कंपोनेंट्स में बी इंक्लूडेड व्हेन मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? मेजर होती है जीडीपी से। अच्छा, व्हिच एडिशनल, तो वो तो आएगा। सो चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यस यस। लेवल ऑफ पॉवर्टी, यस। रियल इनकम पर कैपिटा ऑलरेडी जीडीपी के थ्रू हम बनाते हैं, तो वो नो, ऑप्शन सी। समझ आ गया बेटे? इसमें हेल्थ देता, एजुकेशन देता, वो भी एडिशनल हम शामिल करने थे। एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स?
देखो बेटे वो क्या कह रहे हैं, which additional components may be included when measuring economic development that are not included in measures of economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर्स क्या हैं? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी पर कैपिटा, रियल जीडीपी पर कैपिटा, ये सारे जो मॉनेटरी मेजर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं। ये बात समझ आई? बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम एचडीआई यूज करते हैं, एमपीआई यूज करते हैं, इसमें पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट की क्लेंजीनेस, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ऑप्शन सी, चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी तो आएगा, क्योंकि उसने कहा था विच एडिशनल, ये तो शामिल होगा। लेवल ऑफ पॉवर्टी एमपीआई में आ गया। रियल इनकम पर कैपिटा ग्रोथ का मेजर था, डेवलपमेंट का नहीं, क्योंकि जीडीपी में से हमने इन्फ्लेशन निकाली और आबादी पे डिवाइड कर दिया। थैंक यू। नंबर 27, अब प्लीज टेल मी यू ऑल नो इट। मैंने अभी बच्चों का, ओके कोई मसला नहीं, जितना रह गया कर लेंगे, मैं ये रिकॉर्डिंग वैसे कर लूंगा ना, मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। ये कौन सा कर्व है? इनकम इनइक्वालिटी पर कैपिटा इनकम के साथ रिलेशन वाला। हैज द क्लास एंडेड? ओ यस इट हैज। चलिए मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखता हूँ, उसको खत्म करता हूँ तीन क्वेश्चंस को। कुजनेट कर्व, लेफर कर्व, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का रिलेशनशिप, लॉरेंस कर्व, इनकम इनइक्वालिटी का परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी, और फिर लॉरेंस कर्व लगा के हम मेजर करते हैं। फिलिप्स कर्व, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप है। तो ये कुजनेट कर्व है, ऑप्शन ए। 27, which indicator is least likely to be used when measuring the comparative economic development of an economy? डेवलपमेंट हम मेजर करना चाह रहे हैं, कौन सा लीस्ट लाइकली है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एचडीआई का हिस्सा है, इसको तो शामिल करेंगे। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एचडीआई का हिस्सा है, इसको शामिल करेंगे। लेवल ऑफ रियल जीएनपी पर हेड, ये भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिक मेजर ये भी बनता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी लेवल ऑफ रियल जीडीपी पर हेड में आ चुका होता है, तो वो कोई इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट का। पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए तो डेवलपमेंट कम होती है। Number 29, what is an example of an expenditure switching policies? Expenditure switching policies are when government makes policies कि foreigners भी अपना expenditure switch करके domestic goods लें और local लोग भी imports को छोड़ के अपनी goods की तरफ आएं। तो इसमें protectionism वाली सारी tariff quotas, subsidies वगैरह exports को, voluntary export restraint, ये सारी आ जाती हैं, और devaluation of the currency। तो simply A जो है आपकी फिस्कल पॉलिसी है, B आपकी मॉनेटरी है, D सप्लाई फिस्कल है, फिर मॉनेटरी सॉरी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना। इंक्रीज इन टैरिफ रेट्स, एक्सपेंडिचर स्विच हो रहा है, टैरिफ लगे, इंपोर्ट्स महंगी, लोकल लोग लोकल गुड्स पे आ गए। फॉरेनर्स सॉरी फॉरेनर्स की तरफ से चक्कर नहीं, वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज होती हैं। नंबर 30, लास्ट वन, labor from low income countries often migrates to high income countries and find jobs. How would such a movement of labor be likely to affect the economic growth and pressure on wage rises in the high income countries? लेबर लो इनकम कंट्रीज से हाई इनकम कंट्रीज में माइग्रेट हो रही है, हाई इनकम कंट्रीज पे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कोर्स बढ़ेगी, तो सी एंड डी बच गया। प्रेशर ऑन वेज राइज कम होगा क्योंकि उनकी लेबर सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो ऑप्शन सी। आई थिंक दैट्स इट, let's close the recording.